प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर केपीएस यूट्यूब चैनल में मैं अजित पुरोहित आपका स्वागत करता हूं। अब तक अपन विज्ञान के अंदर जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन कर रहे थे वो अपने जीव विज्ञान से संबंधित थे। आज अपन देखेंगे रसायन विज्ञान से संबंधित। तो आज अपन जिस टॉपिक की बात करेंगे वो होगी अपनी रासायनिक अभिक्रिया, जिसको अपन देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जब अपन बात करें तो अपने ज्ञान के अंदर एक प्रश्न आता है रसायन, जिसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? केमिकल। आज अपन विज्ञान के जिस पार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे वो अपना पार्ट होगा केमिस्ट्री, यानी आज केमिस्ट्री पढ़ेंगे अपन। जैसे अमूमन अपन केमिकल शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन अपन जानते नहीं केमिकल को हिंदी में रसायन कहते हैं। यानी केमिकल है अपनी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन शब्दों का अपन अंग्रेजी के अंदर प्रयोग करते हैं, लेकिन अपन उनके बारे में हिंदी नहीं जानते। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले सबसे अच्छा अगर अपने को पढ़ना है तो उसके लिए अपनी वोकैबुलरी यानी अपनी जो शब्दावली है वो जब अपने को समझ में आ जाएगी, यानी शब्दावली अपनी अच्छी है, तो अपन किसी भी चीज़ के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। आज अपन जो टॉपिक लेंगे, जो टॉपिक अपना होगा रासायनिक अभिक्रिया का, यानी केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे अपन एक चीज़ देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया है जो अपना मिडिल का जो लेवल था उसको कंप्लीट करने के पश्चात ये चीज़ें प्रारंभ होती है। अपने मिडिल तक इन चीज़ों के बारे में शॉर्टली अध्ययन किया था, लेकिन किसी भी चीज़ को अपन शॉर्ट रूप से पढ़े तो वो कहीं अपने लिए उपयोगी नहीं होती। तो यहाँ पे अपन देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो अपन देखते हैं कि अपने जीवन के अंदर विभिन्न प्रकार की घटना घटित होती है। उन घटनाओं के अंदर कुछ न कुछ घटनाओं के पीछे लॉजिक होता है, कुछ न कुछ घटनाओं के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। अब जैसे अपन दैनिक जीवन के अंदर कुछ चीज़ देखे, जैसे अपने घर में अपन ने सेव लाई थी, उस सेव को अपन ने काटा, काटने के पश्चात सेव थी जो पड़ी रहने के पश्चात अपन ने देखा कि उस सेव के ऊपर एक भूरे रंग की परत चढ़ गई। अब अपन देखेंगे भूरे रंग की परत का कारण क्या था। अपने घर में अपन ने लोहा लाया, अपने घर में लोहे के दरवाजे होते हैं, कुछ दिनों तक पड़े रहते हैं, पड़े रहने के पश्चात उनके ऊपर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसको अपन कहते हैं जंग लगना। अपने घर में दूध होता है जिसके अंदर अपन थोड़ी बहुत छाछ डालते हैं, उसके पश्चात वो दही में बदल जाता है। तो ऐसी घटना अपने दैनिक जीवन में होती है। तो उन घटनाओं के बारे में अपने जानने के लिए अपने को केमिकल यानी केमिस्ट्री को पढ़ना आवश्यक है। तो अपन देखेंगे जब अपन रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब रिएक्शन शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस एक्शन। अपने जब टॉपिक पूरा हो जाता है तो उसका रिवीजन होता है, यानी पुनरावृत्ति, जिसको हिंदी में कहते हैं। री का मतलब होता है पुनः, एक्शन का मतलब होता है क्रिया। अब क्रिया की प्रतिक्रिया होना, जिसको अपन कहेंगे रिएक्शन, यानी अभिक्रिया होना। इससे पहले अपन एक चीज़ का अध्ययन करेंगे, वो होगा परिवर्तन। अपन ने क्या देखा? परिवर्तन के बारे में देखा, यानी परिवर्तन होते हैं। तो परिवर्तन को अपन देखते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक और एक होता है रासायनिक। परिवर्तन कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जो अपने को दिखाई देता है, ऐसा परिवर्तन जो अपने को दिखाई देता है लेकिन उसके कारणों का पता नहीं होता, उसको अपन कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। अब जैसे भौतिक, आज का युग भौतिक युग है, यानी लोग दिखावा अधिक चाहते हैं। कोई सुंदर दिखना चाहता है, कोई अधिक पैसे वाला दिखना चाहता है, जिस चीज़ को अपन कहते हैं भौतिक, यानी भौतिकवादी युग। रसायन यानी केमिकल
रासायनिक परिवर्तन। अब पहले अपन देखेंगे भौतिक परिवर्तन के बारे में। परिवर्तन कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के हुए, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन अपन किसे कहेंगे कि ऐसा परिवर्तन जिसमें भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। भौतिक अवस्था में क्या होगा? परिवर्तन होगा। लेकिन रासायनिक गुणधर्म होते हैं उसमें कोई परिवर्तन, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसको अपन कहेंगे भौतिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जिसमें भौतिक अवस्था में परिवर्तन होगा लेकिन रासायनिक गुणों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसको अपन कहेंगे भौतिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन 2 प्रकार की है, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। अब मैं यहाँ पे एक चीज बताता हूँ तुम्हें कि जैसे अपन देखते हैं अपने घर में होता है जल, यानी पहली अपने पास में एक पदार्थ है जिसका नाम है बर्फ। किसका बना हुआ है? जल का बना हुआ है, H2O का। अवस्था कैसी है? ठोस अवस्था है। अब अपन देखेंगे बर्फ को अपन क्या करें? गर्म करें। क्या करें? गर्म करेंगे तो बर्फ का क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। क्या बना? बर्फ था जिसका जल बना, H2O था। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। अवस्था कैसी है? द्रव अवस्था है। अब अपन देखेंगे जल को अपन क्या करें? गर्म करें तो इसकी क्या बन जाएगी? वाष्प बन जाएगी। यानी अवस्था कौन सी है? गैसीय अवस्था है। अंदर क्या चीज है? H2O है। यानी कोई चीज बदली नहीं। अब अपन देखेंगे इस भौतिक परिवर्तन के अंदर अगर परिवर्तन का अपन कारण हटा देते हैं, दूसरी चीज अपन देखेंगे परिवर्तन का कारण हटाने पर पूर्ण मूल अवस्था में आ जाता है। ठीक है, अपन ने देखा बर्फ था जो जल बना। अब बर्फ का जल बनने का कारण क्या था कि बर्फ को अपन ने क्या किया? गर्म किया। जल था जिसको अपन ने क्या किया? गर्म किया। क्या बन गया? वाष्प बन गया, गैस बन गई। अब परिवर्तन का कारण अगर अपन हटा दें तो वापस क्या बन जाएगा? वही पदार्थ बन जाएगा। अब परिवर्तन का कारण था वाष्प को जल बनाना है, तो इसको अपने क्या करना पड़ेगा? गर्म किया था, तो यहाँ क्या करेंगे अपन? ठंडा करेंगे। गैस को अपन ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। इस घटना को अपन कहेंगे संघनन। क्या कहते हैं? संघनन। फिर अपन देखेंगे जो जल बन गया, इसको अपने को क्या बनाना है? बर्फ बनाना है। तो अपन क्या करेंगे? अपन ने गर्म किया था, कारण हटा दें, जल को क्या करते? ठंडा कर दें, तो क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। इस चीज को अपन कहते हैं जमना। जैसे कभी कभी अपन बात करते हैं, अब अपने को पूछे संघनन किसे कहते हैं, तो वाष्प का द्रव बनना, जल बनना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। अब दूसरी चीज अपन ये भी कह सकते हैं कि गैस का द्रव बनना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। द्रव का ठोस बनना यानी बर्फ बनना क्या कहलाता है? जमना कहलाता है। ये हुआ अपना भौतिक परिवर्तन। फिर यहाँ पे अपन एक चीज और देखते हैं कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसको अपन गर्म करते हैं तो बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस बन जाते हैं। इसको अपन कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। यानी ठोस है जिसको अपन क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो सीधी क्या बन जाएगी? उसकी गैस बनेगी, वो द्रव नहीं बनेगा। उस घटना को अपन कहेंगे ऊर्ध्वपातन। इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन अपन कहते हैं कि ठोस पदार्थ का बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस बनना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अपन देखते हैं, जैसे आपने देखा हो मंदिर के अंदर अपनी आरती होती है
और आरती होने के पश्चात एक आरती होती है कपूर की आरती। जैसे अपन देखते हैं कपूर को क्या करते हैं, गर्म करेंगे तो गर्म करते सीधे क्या हो जाता है, उड़ जाता है, यानी सीधा क्या बन जाता है, गैस बन जाता है, वो दरो नहीं बनता। तो कपूर के अंदर ये गुण होता है। फिर अपन देखते हैं नौसादर के अंदर गुण होता है। तो ऊर्ध्वपातन को अपन एक क्रियाकलाप के द्वारा देख लेते हैं कि जैसे अपने को ऊर्ध्वपातन देखना है तो अपन ये क्या लेंगे, बीकर लेते हैं, कीप लेते हैं, एक प्याली लेते हैं, उस प्याली के अंदर अपन नौसादर है, नौसादर नहीं है तो कपूर डाले, फिर इस प्याली के ऊपर अपन कीप को यूँ रख देते हैं। इस कीप का जो पिछला हिस्सा होता है यहाँ पे अपन रुई लगा के इसको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। नहीं तो क्या होगा, जैसे अपन इसको गर्म करेंगे तो वाष्प बन के निकल जाएगा। अब इसको अपन क्या करते हैं, एक मोमबत्ती ले, उसकी सहायता से अपन इसको गर्म करते हैं। जैसे अपन गर्म करेंगे, ठोस है, गैस बनेगा, और गैस बढ़ने के पश्चात क्या हो जाएगा, बाहर निकलने का रास्ता नहीं है तो यहाँ पे चिपक जाएगा। फिर अपन ताप को हटा देते हैं और कीप को निकाल के इसके अंदर से अपन जो नौसादर डाला तो नौसादर है, कपूर डाला तो कपूर को अपन वापस प्राप्त कर सकते हैं। एक पृथक्करण की विधि भी है जो 90 तक में बढ़ा हो। ये था भौतिक परिवर्तन। अब अपन देखेंगे रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या हुआ कि पदार्थ की अवस्था बदल सकती है, उसका रंग बदल सकता है, लेकिन उसका रासायनिक संगठन होगा वो कभी नहीं बदलेगा। दूसरा परिवर्तन होता है अपने पास में रासायनिक परिवर्तन। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें भौतिक अवस्था, भौतिक व रासायनिक गुण दोनों बदल जाते हैं। उसको अपन कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। अपन दो प्रकार की घटना देखें। जैसे अपने पास में कागज है, इस कागज को अपन एक तो फाड़ते हैं, एक कागज को अपन जलाते हैं। दोनों के अंदर दो प्रकार के परिवर्तन है। कागज का फटना भौतिक परिवर्तन है और कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। अब अपन देखेंगे जैसे अपने पास में एक पदार्थ है कार्बन। इस कार्बन को अपन जलाएंगे ऑक्सीजन की सहायता से। कार्बन को अपन ने क्या किया, जलाया ऑक्सीजन की सहायता से। कार्बन ठोस था और ऑक्सीजन थी जो गैस थी। अब अपने पास में एक नया पदार्थ बना कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन को अपन ने जलाया ऑक्सीजन के साथ में और नया पदार्थ अपने को प्राप्त हुआ, वो हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। अब अपन इस कार्बन डाइऑक्साइड से न तो ऑक्सीजन को पृथक कर सकते हैं न कार्बन को पृथक कर सकते हैं। भौतिक परिवर्तन में अपन ने देखा था कि जो पदार्थ अपने बन गया उससे अपन वापस वो पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन के अंदर ये काम वापस नहीं होता है। नया पदार्थ बन गया वो बन गया। अब अपन ने देखा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अब यहाँ पे अपन देखेंगे इन दोनों के बीच में अगर अंतर करें तो जो अपन ने पीछे पढ़ा है वही की वही चीज़ यहाँ पे अंतर के अंदर आ जाएगी। एक तरफ अपन भौतिक परिवर्तन लिख देते हैं, एक तरफ अपन रासायनिक परिवर्तन लिख देते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पे अपन ने देखा पहला कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, ये इसकी परिभाषा भी है। परिवर्तन होता है लेकिन रासायनिक गुण होते हैं, रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं होता।
यहाँ पे हो जाएगा भौतिक व रासायनिक दोनों अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। भौतिक व रासायनिक संघटन में परिवर्तन। फिर दूसरी चीज अपन ने देखी थी कि अगर अपन भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन का कारण हटा देते हैं तो पुनः पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा अंतर हो गया परिवर्तन का कारण हटाने पे, परिवर्तन का कारण हटाकर पुनः पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा जैसे अपन ने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ में जलाया तो वापस उसको प्राप्त नहीं कर सकते, तो परिवर्तन का कारण हटाने पे हटाकर पुनः पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता। तीसरा अंतर यहाँ पे देखेंगे अपन कि जैसे अपन ने परिवर्तन का कारण हटाया तो वापस उस पदार्थ को प्राप्त किया है, इसका मतलब परिवर्तन कैसा है, अस्थायी है। ठीक है, तो ये परिवर्तन अस्थायी होता है। ऐसा होता है अस्थायी। और यहाँ पे अपन परिवर्तन का कारण अगर हटा देते हैं तो पुनः पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते, तो ये परिवर्तन कैसा होता है, स्थायी होता है। फिर अपन ने देखा कि भौतिक परिवर्तन में अपन ने चीज देखी थी कि उससे किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। तो चौथा अंतर हो जाएगा नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। और यहाँ पे हो जाएगा जैसे अपन ने देखा कार्बन और ऑक्सीजन को जला अभिक्रिया करवाई तो नया पदार्थ बना कार्बन डाइऑक्साइड, नए पदार्थ का निर्माण होता है। ये हो गया भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के अंदर अंतर। तो फिर अपन देखेंगे कि जैसे ही अपन रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं, इसके देखने का कारण क्या होता है। कारण ये होता है कि जैसे अपन जो घटना होती है उस चीज़ को अगर अपन पूर्ण रूप से लिखे लंबा तो उसमें अधिक समय लगता है, तो इसलिए अपन इसको क्या करते हैं, संक्षेप के रूप में लिखते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया अपन कहेंगे किसे, तो रासायनिक अभिक्रिया की अपन परिभाषा देखेंगे तो परिभाषा होगी तत्व यानी पदार्थ में पदार्थों को अणुसूत्र व प्रतीक के रूप में लिखना, ये हो जाएगी इसकी परिभाषा। पदार्थ को अणुसूत्र और प्रतीक के रूप में लिखना रासायनिक अभिक्रिया की क्या हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी। फिर अपन यहाँ पे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में अपन ने देखा। अब अपन देखेंगे जैसे अपन ने रासायनिक परिवर्तन में देखा था कि C+O2 लिखा और इससे क्या बन गया, CO2 बन गया। अब यहाँ पे अपन नाम लिखते कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इससे बनने वाला पदार्थ है जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये काफ़ी लंबा हो जाता, इसीलिए अपन ने इसको संक्षेप के रूप में लिखा। तो रासायनिक समीकरण अपन लिखते हैं तो उसको अपन संक्षेप के रूप में लिखते हैं। फिर अपन देखेंगे रासायनिक समीकरण लिखते समय अपने को किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, जिसको अपन लिखेंगे रासायनिक समीकरण की विशेषता, यानी लिखने के जो चरण होते हैं वो क्या होते हैं। तो अपन देखेंगे जिस समय अपन रासायनिक समीकरण लिखते हैं उसके चरण। तो पहली चीज अपन ने देखी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसको अपन अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। फिर इन अभिकारकों से जो नया पदार्थ बनता है जिसको अपन उत्पाद कहते हैं। जैसे अपन ने देखा C+O2 = CO2, तो C+O ये दो क्या है, अभिकारक है, और इससे एक नया पदार्थ बना जो उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अपन
यहाँ पे पहली चीज देखेंगे, जैसे अपन रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो लिखने के लिए सबसे पहली चीज होती है अपन अभिकारक को बाईं तरफ लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? बाई, व उत्पाद है उसको अपन दाईं तरफ लिखते हैं। लिखा, अभिकारक इस तरफ लिखा, उत्पाद थे जो इस तरफ लिखे। दूसरी चीज अपन देखेंगे, अभिकारक व उत्पाद के बीच में अपन तीर का चिन्ह लगाते हैं। ये जो तीर का चिन्ह लगाया, यहाँ पे एक चीज और देखेंगे अपन, अभिकारक और उत्पाद के बीच में अपन तीर का चिन्ह लगाते हैं और इस चिन्ह को लगाने के लिए अपन देखेंगे जिस तरफ अपना उत्पाद है तीर हमेशा उस तरफ होगा। फिर अपन देखेंगे अभिकारक या उत्पाद या उत्पाद दो या दो से अधिक है तो उनके बीच प्लस का चिन्ह लगाते हैं। दो थे, अपन इनके बीच में क्या लगाया? प्लस का चिन्ह। यहाँ पे एक था तो प्लस का चिन्ह लगाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर चौथी चीज अपन देखते हैं, यहाँ पे अपन एक नियम का ध्यान रखते हैं, अपन द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? यानी किसी भी चीज के संरक्षण का नियम अगर अपने को पूछे तो संरक्षण का मतलब होता है कि अपन उसको न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही उस चीज का विनाश कर सकते हैं। तो अपने को यहाँ पे पूछा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या हुआ कि द्रव्यमान का न तो सर्जन किया जा सकता है और न ही द्रव्यमान का विनाश किया जा सकता है। अब अपने को यहाँ पे द्रव्यमान नहीं पूछ के ऊर्जा संरक्षण का नियम पूछे तो अपन वही कहेंगे, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ऊर्जा का विनाश किया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान को न तो अपन उत्पन्न कर सकते हैं और न ही द्रव्यमान का अपन विनाश कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिकारक तथा उत्पाद के बीच में परमाणु की संख्या होगी वो हमेशा क्या होगी? समान होगी। अभिकारक व उत्पाद में परमाणु संख्या हमेशा क्या होगी? समान होगी। अब अगर ऐसा समीकरण अपने को प्राप्त होता है जिसके अंदर दोनों के बीच में परमाणु की संख्या समान नहीं है तो अपन उसको संतुलित करेंगे। और ऐसा समीकरण जिसमें परमाणु की संख्या दोनों तरफ समान नहीं है तो ऐसा समीकरण को अपन कहते हैं कंकाली समीकरण। तो इन समीकरण को संतुलित करने की विधि होती है अपने पास में। कई बार ये परीक्षा में प्रश्न आता है, 1 नंबर का प्रश्न आता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि का नाम, तो उसका विधि का नाम होता है अनुमान विधि। क्या नाम होता है? अनुमान विधि, जिसको हीट एंड ट्रायल विधि भी कहते हैं। इस विधि के द्वारा अपन क्या करते हैं? समीकरण को संतुलित करते हैं। फिर अपन देखेंगे कि समीकरण को अगर अपने को संतुलित करना है तो संतुलित करने के लिए अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अपन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ देंगे। समीकरण को संतुलित करते समय अपन क्या करेंगे? सबसे पहले हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। इनको छोड़ के अन्य जो है वो संतुलित करते हैं। फिर अपने
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बारी आएगी। पहले अपन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संतुलित नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अपन देखते हैं अपने पास में एक पदार्थ है C3H8 प्लस O2 और इससे जो अपने पास से बन रहा है CO2 प्लस H2O। अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि ये समीकरण कैसा है, कंकाड़ी समीकरण। कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन के कितने परमाणु हैं, 3 है। हाइड्रोजन के कितने हैं, 8 है। ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 है। यहाँ पे अपन देखें तो कार्बन कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 1 3 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। तो अब अपन ने यहाँ पे बात की थी पहली कि अपन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के अन्य को अपन संतुलित करते हैं। तो अपन इसको संतुलित करने के लिए अपने हाइड्रोजन को छोड़ दो और ऑक्सीजन को छोड़ दो। यहाँ पे अपन ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। तो अपने पास में क्या बचा, कार्बन बची। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 3 है। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1 है। तो अपन लिखेंगे कार्बन को संतुलित। सबसे पहले किसको संतुलित करेंगे, कार्बन को। C3H8 प्लस O2, अब CO2 प्लस H2O था। अब अपने कार्बन कितने करने हैं, यहाँ पे 3 करने हैं। कार्बन 3 है, यहाँ पे 3 है, संतुलित हो गया। अब कार्बन को संतुलित करने के पश्चात अपन करते हैं ऑक्सीजन को संतुलित। C3H8 प्लस O2 CO2 प्लस H2O कितने हैं, संतुलित करेंगे तो 8 है। कितने हो गए, 8 हो गए। फिर संतुलित हो गया अपना, ये अपना हाइड्रोजन को संतुलित किया। अब अपन देखिए कि ऑक्सीजन को संतुलित करना है। तो C3H8 प्लस O2 CO2 प्लस H2O। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है। यहाँ पे कितनी है, 2 है। और यहाँ पे अपने 4 लिए हैं, तो कितनी होगी, 10 होगी। तो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, 5 लगा देंगे, 10 हो गए। ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। ये होती है अपने समीकरण को संतुलित करना। समीकरण को संतुलित करने की विधि का नाम होता है, उसका नाम होता है हीट एंड ट्रायल विधि। तो ये याद रखोगे। फिर अपन देखते हैं ये होने के पश्चात अभिकारक और उत्पाद, इनकी भौतिक अवस्था लिखते हैं। अभिकारक व उत्पाद की भौतिक अवस्था लिखते हैं, इनकी जानकारी अपन देते हैं। जैसे अपन देखें C प्लस O2 CO2, तो अपन C है, क्या है, कार्बन है, ठोस है, तो इसके पीछे अपन S लगा देते हैं। ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो अपन G लगा देते हैं। CO2 क्या है, गैस है, तो अपन G लगा देते हैं। अब कोई जलीय विलयन है, अगर अपने पास में जो पदार्थ नया बन रहा है वो क्या है, जलीय विलयन है, तो उसके लिए अपन लगा देते हैं AQ। फिर अभिक्रिया है। अब जैसे जो अभिक्रिया हो रही है उसके लिए अपन ताप है, दाब है, कोई उत्प्रेरक उसके लिए कार्य कर रहा है, तो इनको लिखते हैं। ठीक है। और ये चीजें कहाँ लिखी जाएगी, जो तीर का चिन्ह होता है इसके ऊपर लिखेंगे। तीर के चिन्ह के ऊपर लिखते हैं।
ठीक है। फिर अगर अभिक्रिया है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अभिक्रिया कैसी है? उत्क्रमणीय है। तो अपन उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए इस प्रकार का चिन्ह लगाएंगे। अब उत्क्रमणीय किसे कहेंगे अपन? जैसे उस पदार्थ से जो नया पदार्थ बन रहा है और नए पदार्थ से वापस पहले वाला पदार्थ बने, तो उसको अपन उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो उसके लिए अपन ऐसा चिन्ह लगाते हैं। ये रासायनिक समीकरण होता है लिखने के क्षरण। अब अपन बात करेंगे रासायनिक समीकरण की विशेषता क्या होती है, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो विशेषता के अंदर वही होगा जो अपने रासायनिक समीकरण की चरण लिखे थे। रासायनिक समीकरण की क्या लिखे थे? चरण लिखेंगे, वही अपनी क्या होगी? विशेषता होगी। तो विशेषता में अपने चरण के अंदर क्या किया था कि अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद की जानकारी प्राप्त हुई। पहली अभिकारक तथा उत्पाद की जानकारी प्राप्त होती है अपने को। दूसरी अपन ने देखा ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि की जानकारी मिलती है अपने को। फिर अपन ने देखा पदार्थ की भौतिक अवस्था की जानकारी मिलती है, यानी कैसा ठोस है, सॉलिड है, इस चीज की जानकारी मिलती है। ठीक है। और अपन ने क्या देखा था? फिर अपन ने देखा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो पदार्थ के द्रव्यमान की जानकारी प्राप्त होती है। ये इसकी क्या होगी? विशेषता होगी। फिर अभिक्रिया अपन ने देखी कि उत्क्रमणीय है कि नहीं है, उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय की जानकारी मिलती है। ये इसकी विशेषता होगी। लेकिन अपन देखते हैं कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ों की कमी रह जाती है। अब अपन देखें कि रासायनिक समीकरण देखा, उसके बाद में अपने रासायनिक अभिक्रिया लिखने के क्षरण देखे, उसके बाद में रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता देखी। अब यहाँ पे अपन एक चीज़ देखेंगे, वो देखेंगे अपन रासायनिक समीकरण की, यानी रासायनिक अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया की कुछ न कुछ कमियाँ रह जाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया की कमी क्या रहती है, सीमा क्या रहती है समीकरण लिखने के पश्चात, उस चीज़ के बारे में अपन देखेंगे। तो पहले अपन देखेंगे कि इसकी कमी होती है जो अपने को उस अभिक्रिया के तरफ अपने देखा कि जो अभिकारक उत्पाद ने भाग लिया, लेकिन उससे नया उत्पाद बना, लेकिन अब अभिक्रिया संपन्न हुई कि नहीं हुई, इस चीज़ की अपने को जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो अपन इसकी कमी के अंदर देखेंगे, पहले अभिक्रिया की पूर्णता का पता नहीं चलता। पहली इसकी कमी है कि अभिक्रिया की पूर्णता का पता नहीं चलता। दूसरी चीज अपन देखेंगे कि अपन किसी अभिकारक या उत्पाद को इसके अंदर ले रहे हैं, तो वो अभिकारक या उत्पाद तनु है, सांद्र है, इस चीज की अपने को जानकारी नहीं होती। तो दूसरी इसकी कमी क्या होगी कि पदार्थ की सांद्रता का पता नहीं चलता। सांद्रता की जानकारी नहीं मिलती। ये रासायनिक समीकरण की क्या होती है, दो कमियां होती है। तो आज का अपना टॉपिक यही तक होगा। फिर अगले टॉपिक के अंदर अपन रासायनिक समीकरण के बारे में देखेंगे और इस अभिक्रिया को आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।